नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ का 45वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए उन सभी एग्ज़ाम में समान रूप से उपयोगी साबित होगी, जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी करें जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ का पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटाबेस में उपयोग होने वाली की के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऐसे एट्रीब्यूट का ग्रुप जो किसी टेबल में रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको विशिष्ट पहचान देता है। दोस्तों, की के प्रकार होते हैं प्राइमरी की, सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की और सुपर की। दोस्तों, इन पांचों प्रकार की के बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्सप्लेनेशन पर दोस्तों अब हम कम ध्यान देंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट है कि सर आप जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को ख़त्म करें, ताकि आप जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमारी इस कंप्लीट सीरीज़ को देख पाएँ। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा, जैसे जैसे मैं इन सारी कीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आप यहाँ पर बने हुए चार्ट या टेबल के माध्यम से इनको इंटरलिंक करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक एक की के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की। दोस्तों, किसी डाटाबेस में रिकॉर्ड या रो की विशिष्ट पहचान प्राइमरी की कहलाती है। दोस्तों, ध्यान रखिए, प्राइमरी की से हम किसी भी रिकॉर्ड या लाइन की स्पेशल पहचान करते हैं। किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, जिसके आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। उदाहरण एम्प्लॉयमेंट आईडी, रोल नंबर। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यूनिक पहचान होती है, और यह केवल एक होती है किसी भी व्यक्ति का। किसी भी एग्जाम में दोस्तों रोल नंबर भी एक ही होता है। एक व्यक्ति के लिए अलग अलग रोल नंबर अलॉट नहीं किए जा सकते। उसी प्रकार से दोस्तों प्राइमरी की केवल एक ही हो सकती है किसी भी टेबल में। एम्प्लॉयमेंट आईडी दोस्तों, यह भी एक ही हो सकती है। एक इंसान के लिए काम करने के लिए एक ही एम्प्लॉयमेंट आईडी मिलेगी। दो एम्प्लॉयमेंट आईडी एक एम्प्लॉय की नहीं हो सकती। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, और आपके लिए उदाहरण यहां पर दिया हुआ है। फिर हम चर्चा करेंगे सेकेंडरी की। दोस्तों, एक टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती है। कैंडिडेट कीज में से एक की को प्राइमरी की और बाकी बची हुई की को सेकेंडरी की कहा जाता है। दोस्तों, सेकेंडरी की को हम अल्टरनेट की भी कहते हैं। ध्यान रखना है, सेकेंडरी की अल्टरनेट की भी कहलाती है। उदाहरण स्वरूप एम्प्लॉय, यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉय लाइसेंस, एम्प्लॉय आधार और पैन नंबर, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है, और इन टेबल्स के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। सेकेंडरी की में आपको ध्यान रखना है, एक टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती है। दोस्तों, कैंडिडेट कीज में से एक की को प्राइमरी की और बाकी बची हुई की को हम सेकेंडरी की कहते हैं। और सेकेंडरी की को दोस्तों अल्टरनेट की भी कहा जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी कैंडिडेट के बारे में काफ़ी सारी कीज हो सकती हैं, काफ़ी सारी जानकारी हो सकती है। उसमें से एक प्राइमरी की होती है, और बाकी जो बची हुई की है उनको हम सेकेंडरी की कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें तीनों की बात कर लें, 1, 2, 3, तो इन तीनों को कैंडिडेट की कहेंगे। इसमें से एक प्राइमरी की होगी और बची हुई फिर दोस्तों सेकेंडरी की या अल्टरनेट की कहलाएंगी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कैंडिडेट की। दोस्तों, इसका उपयोग टेबल के रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए किया जाता है। एक टेबल में कई कैंडिडेट की हो सकती है, जैसे एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयमेंट आईडी, लाइसेंस और आधार।
इसकी चर्चा हमने पहले ही करी हुई है। दोस्तों कैंडिडेट कीज में एक की को हम प्राइमरी की और बाकी बची हुई की को हम अल्टरनेट या सेकेंडरी की कहते हैं। इसकी चर्चा हमने की हुई है। इस प्रकार से हमने पिछले टेबल में भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। एम्प्लॉयमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की माना था, इसके अलावा फिर इन दो को हमने सेकेंडरी की या अल्टरनेट कीज माना था। इतनी बातें उम्मीद है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब हम चर्चा करेंगे फॉरेन की। दोस्तों किन्हीं दो टेबलों में रिलेशन स्थापित करने के लिए दोनों ही टेबल में से कम एक फील्ड कॉमन होती है। यह कॉमन फील्ड सामान्यतः एक टेबल में प्राइमरी की एवं दूसरे टेबल में फॉरेन की होती है। इसे रेफरेंस की के नाम से भी जाना जाता है। एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन कीज हो सकती हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फॉरेन की का उपयोग हम कब करते हैं? जब दो टेबलों में रिलेशन स्थापित करना होता है। इसके लिए दोस्तों दोनों टेबल में से कम एक फील्ड कॉमन होती है। उसी के आधार पर हम रिलेशन स्थापित कर पाएंगे। बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उभयनिष्ठ हो, तभी तो रिलेशन बनता है, सामान्य जिंदगी में भी और इस प्रकार से आंकड़ों की जिंदगी में भी। यह कॉमन फील्ड सामान्यतः एक टेबल में प्राइमरी की और दूसरी टेबल में फॉरेन की होती है। इसे दोस्तों रेफरेंस की भी कहते हैं। आप ध्यान रखिए, फॉरेन की को हम रेफरेंस की भी कहते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है। अब आप इस टेबल में देखिए, यहां पर टेबल ए दी हुई है और ये टेबल बी है। यहां पर एक की कॉमन है जिसके आधार पर हमने इनको रिलेशन स्थापित करने का प्रयास किया है। दोस्तों ये फॉरेन कीज कहलाती हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सुपर की। दोस्तों एक सुपर की एक एंटिटी के लिए एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट सेट होते हैं। सुपर की मल्टीपल वैल्यू कंटेन करती है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। प्रश्न सीधा बन जाएगा कि मल्टीपल वैल्यू कंटेन कौन सी की करती है, तब आपको आंसर करना होगा सुपर की। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे डेटाबेस स्कीमा पर। दोस्तों स्कीमा डेटाबेस के लिए एक स्ट्रक्चर है जो लॉजिकल व्यू को प्रदर्शित करता है। प्रश्न आएगा डेटाबेस में लॉजिकल व्यू को क्या या किससे या कौन प्रदर्शित करता है, तब आप आंसर करेंगे डेटाबेस स्कीमा। दोस्तों स्कीमा डेटाबेस के 3 स्तर होते हैं, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। एक एक करके हम तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्कीमा की। दोस्तों इसे इंटरनल स्कीमा भी कहा जाता है। यहां से सीधा प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा स्कीमा इंटरनल स्कीमा कहलाता है, तब आप आंसर करेंगे फिजिकल स्कीमा। दोस्तों फिजिकल स्कीमा डाटाबेस के फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर का वर्णन करता है। यह डाटा को किस तरीके से फाइल, टेबल आदि में स्टोर करके रखते हैं उसके बारे में जानकारी देता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी इंटरनल स्कीमा या फिजिकल स्कीमा के बारे में। फिर दोस्तों हम चर्चा करेंगे लॉजिकल स्कीमा की। दोस्तों इसे हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी कहते हैं। लॉजिकल स्कीमा को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे दोस्तों तभी आप लॉजिक्स लगा पाएंगे। इसमें डाटाबेस के डिजाइन का वर्णन किया जाता है, यानी कि डाटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर हमें इसमें दिखाई देता है। इसमें मतलब किसमें? लॉजिकल स्कीमा में। प्रश्न आएगा डाटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर हम कैसे देख सकते हैं? लॉजिकल स्कीमा में देख सकते हैं। दोस्तों इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों डाटाबेस में क्या क्या स्टोर होगा और डाटा के बीच क्या संबंध होगा, इसकी जानकारी हमें किस स्कीमा में मिलती है दोस्तों? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल स्कीमा में मिलती है। दोनों एक ही बात है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे व्यू स्कीमा पर। दोस्तों इसे एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं। अब आपको तीनों स्कीमा के दूसरे नाम भी याद रखने हैं। फिजिकल स्कीमा को हम कहते हैं इंटरनल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा को हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, व्यू स्कीमा को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। यूजर किस तरह से डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इन सब चीजों का वर्णन व्यू स्कीमा में होता है। यूजर के इंटरेक्शन का, यूजर क्या काम कर रहा है, यह सब वर्णन हमें मिलेगा किसमें? व्यू स्कीमा में या एक्सटर्नल
स्कीमा में। इतनी चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इसमें यूजर जो चाहे बस वही दिखाई देता है। उम्मीद है इतनी सारी चीजें, इतनी सभी बातें आपको क्लियर होंगी। और दोस्तों यदि आपको बेनिफिट मिल रहा है हमारे वीडियो से तो आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें, ताकि आगे भी इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए, आप सबके लिए काम करने के लिए हमारा मनोबल बना रहे। दोस्तों अब हम बात करेंगे SQL के कुछ प्रमुख कमांड की। दोस्तों SQL का पूरा नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका पहला संस्करण 1974 में IBM द्वारा लाया गया था। अब IBM का फुल फॉर्म दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। दोस्तों इसे चौथी पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है। किसे? SQL को दोस्तों हम चौथी पीढ़ी की भाषा कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पहला संस्करण 1974 में IBM कंपनी के द्वारा लाया गया था, जिसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे SQL के प्रमुख कमांड के बारे में। सबसे पहले क्रिएट कमांड की यदि हम बात करें तो डाटाबेस में नए टेबल को बनाने के लिए या क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको लॉजिकली याद करने का, निमोनिक्स बना के याद करने का प्रयास करना है। डाटाबेस में नए टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का उपयोग करते हैं। अल्टर कमांड का उपयोग दोस्तों डाटाबेस में टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई को दोस्तों आप नया अल्टरनेटिव तैयार करने के लिए, इस तरीके से याद रखें। तो अल्टर की का उपयोग दोस्तों डाटाबेस में टेबल को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। ड्रॉप कमांड का उपयोग डाटाबेस में टेबल को डिलीट करने के लिए। दोस्तों डिलीट को आप ऐसा याद करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप मतलब हटाने के लिए, छोड़ने के लिए, इस तरीके से आप याद करें। डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, छूट जाएगा, तो आप याद करें ड्रॉप कमांड का उपयोग डाटाबेस में डिलीट करने के लिए करते हैं। फिर सेलेक्ट कमांड का उपयोग टेबल से डाटा प्राप्त या देखने के लिए। नाम से ही समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको याद करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। फिर इंसर्ट दोस्तों, टेबल की रो में नया डाटा डालने के लिए दोस्तों इसको इंसर्ट याद कर लें आप, नया डाटा इंसर्ट करने के लिए। फिर दोस्तों अपडेट की यदि हम बात करें तो टेबल की कॉलम में नया डाटा डालने के लिए, मतलब कॉलम को अपडेट करने के लिए हम अपडेट कमांड का उपयोग करेंगे। फिर दोस्तों डिलीट कमांड का उपयोग करेंगे डाटाबेस से रो के डाटा को डिलीट करने के लिए। दोस्तों आपको ड्रॉप और डिलीट में कंफ्यूज नहीं होना है। टेबल को डिलीट करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का उपयोग करते थे, और डाटाबेस से रो के डाटा को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का उपयोग करेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, इन दोनों में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर दोस्तों ग्रांट कमांड का उपयोग यूजर को परमिशन देने के लिए। दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, कमांड की शक्ल पर लिखा हुआ है कि उसका क्या काम होगा, तो उम्मीद है आपको याद रखने में समस्या नहीं होगी। फिर दोस्तों रिवोक, इसका उपयोग यूजर को परमिशन को वापस लेने के लिए, यूजर से परमिशन को वापस लेने के लिए रिवोक कमांड का उपयोग करते हैं। फिर कमिट कमांड का उपयोग डाटाबेस में ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए, और ज्वाइंट कमांड का उपयोग दो डाटाबेस फाइल को जोड़ने के लिए करते हैं। उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। यदि क्लियर है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे डाटाबेस संग्रहण की संरचना की। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या सही क्रम है, क्या गलत क्रम है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों डाटाबेस संग्रहण की संरचना में हम शुरू करेंगे बिट से। यह डाटा की सबसे छोटी यूनिट है। पहला क्वेश्चन तो इधर ही से आ जाएगा कि डाटा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तब आपको आंसर करना है दोस्तों बिट। कमेंट में आप हमें, ये नीचे लिखा हुआ है, आप क्या बताएंगे आप कमेंट में। यह दोस्तों 0 या 1 बाइनरी डिजिट होती है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कैरेक्टर की। मैं आपसे कमेंट में यही पूछने वाला था कि 1 बिट या 8 बिट मिलके कितने बाइट बनाते हैं।
या एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है? यह प्रश्न मैं आपसे कमेंट में पूछने वाला था, लेकिन वही लाइन नीचे लिखी हुई थी तो पूछने का औचित्य खत्म हो जाता, इसलिए आप खुद ही सुन लें। 8 बिट या एक बाइट किसी एक कैरेक्टर को बनाता है। इसका मतलब है एक बाइट में दोस्तों 8 बिट होते हैं। कैरेक्टर मानव को आसानी से समझ आने वाली यूनिट है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 8 बिट या एक बाइट मिलकर किसी कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। इतनी चीजें आप ध्यान रखें। बिट से बड़ा दोस्तों कैरेक्टर हो गया। अब उसके बाद हम आएंगे फील्ड पर। कैरेक्टर्स के समूह को फील्ड कहा जाता है। इसमें मूल डाटा के मान स्टोर किए जाते हैं। यह सबसे छोटी लॉजिकल इकाई है। सीधा प्रश्न, डाटाबेस में दोस्तों सबसे छोटी लॉजिकल यूनिट कौन सी होती है? तब वो आप आंसर करेंगे फील्ड होती है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है। पहले बिट, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड। और फील्ड हम कैरेक्टर के समूह को कहते हैं। अब हम आते हैं रिकॉर्ड के ऊपर। एक ही सब्जेक्ट पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा का समूह रिकॉर्ड कहलाता है। अर्थात फील्ड के समूह को रिकॉर्ड कहते हैं। दोस्तों हमने देखा कैरेक्टर के समूह को हमने फील्ड कहा। इसी प्रकार से फील्ड का जो समूह होगा उसको हम रिकॉर्ड कह देंगे। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा का समूह रिकॉर्ड कहलाता है। फिर हम बात करेंगे फाइल की। सबसे पहले हमने देखा बिट, फिर देखा कैरेक्टर, फिर देखा फील्ड, फिर देखा रिकॉर्ड। आप ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले बिट, फिर देखा कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड। अब हम आ रहे हैं फाइल पर। अनेक रिकॉर्डों का समूह फाइल कहलाता है। फाइल में एक रिकॉर्ड एक ही फील्ड द्वारा पहचाना जाता है। और फिर अंत में हम आएंगे डाटाबेस पर। बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यह क्रम आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होने वाला। दोस्तों अंत में अब हम चर्चा कर लेते हैं डाटाबेस की। संबंधित फाइलों के समूह को हम डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस के किसी एक फील्ड में परिवर्तन करने पर सभी फाइलों में परिवर्तन हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। और यदि आपको हमारी यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करती है तो दोस्तों इसको शेयर जरूर करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है। यदि आपको हमारी वीडियो से लाभ हो रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मनोबल मिले और आगे हम और भी अच्छी बेहतर फैसिलिटीज के साथ आपके लिए आपके एग्जाम की तैयारी में सहायता कर पाए। तो दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए। मैं आपके लिए यहाँ से क्लासेस अपलोड करता रहूँगा। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।